सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका और अगले 1 घंटे में हम नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर, जिसमें खास तौर पर बात होगी राजनीति को लेकर के, लोकसभा चुनावों को लेकर के, साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी और बात होगी ग्लोबल वर्ल्ड यानी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की भी। तो चलिए अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ में और अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑफ नया सवेरा। अगले 1 घंटे में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और 24 की चुनौती के साथ हम शुरुआत करेंगे, जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से सभी पार्टियां जो है इस समय पुरजोर कोशिश कर रही हैं। जहां नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार हैट्रिक लग जाए, वहीं विपक्षी दल इस रणनीति का उलटफेर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जो है वो अब जोर पकड़ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे महाराष्ट्र और तेलंगाना। वहीं विपक्षी दल की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रैलियां करने वाले हैं। और अगर बात करें दिल्ली आबकारी घोटाले की तो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। ये तमाम बड़ी खबरें होने वाली है। नया सवेरा में पावर पैक्ड शो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और तेलंगाना में भरेंगे हुंकार। वहीं अमित शाह पश्चिम बंगाल में तो राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में संभालेंगे मोर्चा। चौबीस की चुनौती में विपक्षी नेता भी दमखम के साथ डटे। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में साधेंगे निशाना। टीएमसी, सपा, बीएसपी और आरजेडी नेता भी प्रचार में जुटे। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल आज मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भरेंगे नामांकन। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज भरेंगी पर्चा। हिंजली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी दाखिल करेंगे नामांकन। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुना सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फंसे हजारों सैलानी सुरक्षित निकाले गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण उधमपुर और रियासी जिले के स्कूल कॉलेज आज बंद। वहीं उड़ीसा और बिहार समेत दक्षिण भारत में लू से फिलहाल राहत नहीं। पाकिस्तान की संसद में हुई भारत की जमकर तारीफ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा भारत सुपर पावर बन रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर भी भड़के। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। प्लेऑफ में बने रहने के लिए मुंबई को हर हाल में जीतना जरूरी। वहीं कल केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को दी 7 विकेट से मात। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। तो तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब तेज होता हुआ लगातार नजर आ रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के माढ़ा, उस्मानाबाद और लातूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही तेलंगाना के जहीराबाद में भी 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां से भाजपा प्रत्याशी बीवी पाटिल और मेडक से भाजपा प्रत्याशी एम रघुनंदन राव के समर्थन में प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे।
तो सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तीसरे चरण के चुनाव के लिए। प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है और प्रधानमंत्री की भी आज लगातार रैलियां हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और तेलंगाना जाने वाले हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र के दौरे की, तो प्रधानमंत्री ने कल भी कई रैलियां की हैं महाराष्ट्र में, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हैं जहां प्रधानमंत्री वोटरों को साधने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हमको लगातार अपडेट दे रहे हैं हर रोज नया सवेरा में, और उस्मानाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय योगेश शीतल। योगेश, ताज़ा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, जिसमें आपसे पूछना चाहेंगे योगेश कि उस्मानाबाद वो लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है जिसका आधिकारिक तौर पर नाम धाराशिव भी है, और करीब 44 सालों तक कांग्रेस ने यहाँ राज किया है। बीजेपी इस बार किस रणनीति के साथ उस्मानाबाद में उतर रही है? देखिए, उस्मानाबाद की अगर बात करें तो मराठवाड़ा का एक जो है मुख्य संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे जो पाटिल और निम्बालकर फैमिली हैं वो बेसिकली यहाँ पे काफी जो एक क्लोज कंटेस्ट में रहते हैं। इस बार भी अर्चना पाटिल, ओमराजे निम्बालकर जो कि दूसरी पीढ़ी के हैं इन दोनों परिवार से, उनका कंटेस्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है। उस्मानाबाद की अगर बात कीजिए या भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए तो जो पूरा मराठवाड़ा रीजन है, पहले चरण में जिस तरीके से हमने देखा था कि 5 सीटें जो विदर्भ की थी उस पर चुनाव हुआ था, दूसरे चरण में जो 5 सीटें विदर्भ की थी और साथ में 3 सीटें मराठवाड़ा की थी उस पे हुआ था चुनाव, और इस बार जो है 2 सीटें मराठवाड़ा की। आप मोटे तौर पे समझे तो जो दक्षिणी महाराष्ट्र है वहां पे इस चरण में चुनाव होने वाला है, जिसमें 2 सीटें जो है मराठवाड़ा की है, 2 सीटें कोंकण की है जिसमें कि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ है, और बाकी की जो 7 सीटें हैं वो पश्चिमी महाराष्ट्र की है। अगर आप पूरे समीकरण को देखेंगे तो ये चुनाव, ये चरण है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोंकण में भारतीय जनता पार्टी पैर जमाने की कोशिश करी है, क्योंकि कोंकण शिवसेना का गढ़ रहा है। रिसेंटली हमने देखा भी था पिछले दिनों की शिवसेना में फूट हुई थी, शिवसेना 2 भागों में बट गई थी। इसी तरीके से जो एनसीपी है, शरद पवार की जो कांग्रेस एनसीपी थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो भी 2 भाग में बट गई, जिसमें एक अजीत पवार लीड कर रहे हैं, एक जो है वो शरद पवार लीड कर रहे हैं। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोंकण के साथ साथ कोशिश ये करेगी कि जो पश्चिमी महाराष्ट्र, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र अगर आप देखिए तो शुगर बेल्ट कहा जाता है, कोऑपरेटिव सहकारी जो है वो काफी वहां पे मजबूत है। सरकार में सहकारी मंत्रालय भी एक गठन किया गया था, पहली बार कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने थे। इन सब चीजों को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही है एनडीए के लिए 400 प्लस अपने लिए, उसमें मुझे लगता है कि ये चरण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री इन 2 दिनों में 6 रैलियां यहाँ पे करने वाले हैं। 3 रैलियां उन्होंने कल की, पुणे, सतारा और और जो 3 रैलियां हैं वो आज यहाँ पे करेंगे, जिसमें कि उस्मानाबाद है, लातूर है और इसके साथ साथ माडा है। कल देखा था हमने कराड़ में उन्होंने रैली की थी, साथ में उन्होंने जो है पुणे में रैली की थी। ये 2 जगह की रैलियां थी और एक जगह जो है वो उन्होंने, और भी कुल मिलाकर 6 रैलियां जो है प्रधानमंत्री की इन 2 दिनों में हुई है। जी लेकिन योगेश, अगर देखा जाए तो उस्मानाबाद की स्थिति फिलहाल क्या कुछ कह रही है, क्योंकि वहां पर जनता जो है उसके लिए राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं या फिर जो लोकल मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, जनता को इन जनरल नहीं लिया जा सकता कि सारी जनता एक दिशा में जा रही है, क्योंकि अलग अलग वर्ग होता है। चूंकि देखिए ये पूरा जो है इसमें 2 फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। एक तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, या आप उसको जातिगत चीजों से भी जोड़ सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इस चरण में, क्योंकि कुछ सीटें जो है वो SC रिजर्व यहाँ पे सीटें हैं। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार आक्रामक तरीके से हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि वो जातिगत आरक्षण जो है खत्म कर देगी या फिर जो संविधान है उसको बदल देगी। ये सब आरोप लगाने की वजह यही है कि जो SC सीटें हैं बेसिकली वहां से वोट को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जाए। दूसरा जो पक्ष है वो है सरकार की केंद्रीय योजनाओं का असर। चूंकि ये ग्रामीण इलाका है, पूरा मराठवाड़ा जो है एग्रेरियन इश्यूज यहाँ पे रहते हैं, किसान से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं। आप यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर इसके मूल जो विषय है, जो एग्रीकल्चर है, कई तरह के क्रॉप्स है, सोयाबीन है, दाल की फसल होती है, कॉटन की फसल होती है, अगर उसको देखें तो किसानों को लेकर बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है और उसका असर यहाँ पे दिखता है। अगर आप चाहें तो महिलाओं को अगर लक्षित करके देखें, उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना, कोविड, कई सारी योजना है जो कि चली है। इसके पैरेलल अगर आप समानांतर देखें तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि इन योजनाओं से जो वोटर्स इन्फ्लुएंस्ड है उनको किस तरीके से ब्रेक किया जाए। तो कुल मिलाकर पूरी राजनीति इन्हीं 2 दूरी पर यहाँ पे घूम रही है। जी 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 योगेश, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रधानमंत्री की रैलियों में हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री किन मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं और साथ ही वोटों की अपील करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे।
24 की चुनौती में बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में रहेंगे। नड्डा शिवमोगा जिले के PES ITM कॉलेज में प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष हावेरी के कनक गुरुपीठ जाएंगे। नड्डा हावेरी में होने वाले रोड शो की शुरुआत चंद्रगुट्टेमा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में एक प्रेस वार्ता करेंगे। अमित शाह आज गुवाहाटी के भाजपा दफ्तर में सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद अमित शाह पूर्वी वर्धमान लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। विष्णुपुर फुटबॉल ग्राउंड में शाह दोपहर करीब 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाह अहमदाबाद के नरोडा गांव पंचायत ऑफिस में जनसभा करेंगे। नरोडा की जनसभा की शुरुआत रात करीब 7:30 बजे से होगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभा करेंगे। राजनाथ आज खंडवा और बरवाणी में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज बहरामपुर, वीरभूम और आसनसोल में जनसभाएं करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब बात कर लेते हैं अन्य पार्टियों की। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अन्य चरणों में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस ने भी वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इससे पहले खड़गे रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का प्रदेश में जमावड़ा लगना जारी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज भिंड में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। तो नया सवेरा में चुनावी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं अन्य खबरों का भी, जहां लोकसभा चुनाव के बीच एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर सीधा निशाना साधा और जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के जाति जनगणना के साथ साथ राष्ट्रीय एक्सरे या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाने वाले सवाल पर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सरे का मतलब हर परिवार में जाना है, घर घर छापा मारना है। अगर किसी अनाज के डब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छिपा कर रखे हैं तो उसका भी एक्सरे किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं। एक्सरे का मतलब क्या है जी?
मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। पीएम मोदी ने ईवीएम, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2014 से पहले सीबीआई और ईडी तो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली थी, तो वो कैसे चुनाव हार गए। ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या दुनिया को मूर्ख बना। मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लूटने की कोशिश करार देते हुए कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कई उदाहरणों दिए और उन उदाहरणों के जरिए ये इशारा किया कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण पर जोर देती है। ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना सबने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो हम देख रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। आगामी चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम भी जारी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल आज लोकसभा के लिए अपना नामांकन भरेंगे। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मुंबई उत्तर में 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है। इसके साथ ही दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज के नामांकन के दौरान उनके साथ वरिष्ठ भाजपा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
और वहीं महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर चुनावी समर इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ आज अपना नामांकन दाखिल करती हुई नजर आएंगी। पेशे से प्रोफेसर, कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं। वहीं उनके खिलाफ महायुति गठबंधन से प्रत्याशी भाजपा के उज्जवल निकम हैं। उज्जवल निकम का नाम सामने आने के बाद अब इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक आज हिंजली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नवीन पटनायक वर्तमान में भी इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में 4 चरण में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। और चलिए नया सवेरा में अब रुख अगली खबर का करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम मुरादाबाद में एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। दरअसल शाहजहांपुर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेकर के वापस दिल्ली जा रहे थे। दुष्यंत गौतम की इनोवा कार को तेज गति से आ रही एक एक्सयूवी कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद चलती कार से वो बाहर सड़क पर गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उनको उपचार के लिए तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। बाकी खबरें और भी हैं, उसको जानने के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। 1 वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने जानी देश दुनिया के जो राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें हैं, लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों को। अब रुक कर लेते हैं अन्य खबरों का, जिसमें आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करने जा रहा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई केजरीवाल की याचिका पर कल सोमवार को भी सुनवाई की थी और उस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कई सवाल पूछे थे, जिनमें से एक सवाल यह भी था कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका आखिर क्यों नहीं डाली, जिसके जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है और धारा 19 धन शोधन निवारण अधिनियम की जो दायरा है वो काफी व्यापक है।
और इसी के साथ दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद सिसोदिया की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की नियमित जमानत पर सीबीआई के अधिवक्ता ने ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वो बराबरी के हकदार नहीं हैं, इस मामले में वे मुख्य आरोपी हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया है। दरअसल कर्नाटक में चुनावी रैली में रेवंत रेड्डी ने इस खबर की पुष्टि भी की है। नोटिस पर उन्होंने कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया गया था, इस वजह से दिल्ली पुलिस के जवान नोटिस लेकर तेलंगाना कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। वो तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने आए थे। मोदी जी, आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर गलत के जवाब देने वाले हैं। नया सवेरा में आगे बढ़े। जीएसटी खुफिया विभाग ने बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स को टैक्स मामले के कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। इससे पहले जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने भी पतंजलि को नोटिस भेजा था, जिसमें ये कहा गया था कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। दरअसल भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की सरकार ने बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस इस वक्त निलंबित कर दिए हैं। पतंजलि कंपनी द्वारा उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है। पतंजलि कंपनी के जिन उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया गया है उसमें श्वसारी गोल्ड, श्वसारी वटी, दिव्य ब्रोकोम, श्वसारी प्रवाही, श्वसारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपीग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप इसमें शामिल है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान रामदेव कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को फटकार लगाई थी, जिसके बाद रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी थी। और बात अब बदलते मौसम की, जहां हिमाचल प्रदेश के धुंधी क्षेत्र से 6000 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। दरअसल इस इलाके में सोमवार से भारी बारिश और बर्फबारी के चलते हालात बिगड़ना शुरू हो गए थे। लगभग 1000 गाड़ियों में फंसे इन 6000 पर्यटकों को रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। अचानक से बदले मौसम के बाद इलाके में लगभग 7 इंच बर्फबारी हुई है। और मौसम में आगे बढ़ते हुए देश के अन्य जगहों की भी बात कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम का जो मिजाज है वो इन दिनों काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। और किसी राज्य में हीट वेव चल रही है तो कहीं बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ का मुगल रोड बाधित हुआ। मौजूदा खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर रियासी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। उधमपुर जिले के दूदू, बसंतगढ़, कुलवंता और पंचारी क्षेत्रों में भी स्कूल आज बंद हैं। इसके अलावा तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी वाहनों के लिए फिलहाल बंद रखा गया है। बारिश लगातार होने के कारण मरम्मत के काम में भी बाधा आ रही है। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी गई है कि मलबा हटने तक राजमार्ग से यात्रा न करें।
तो जहां देश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और बर्फबारी हो रही है, वहीं कई हिस्सों में इस समय काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है। खास तौर पर बात करें अगर दक्षिण भारत, उड़ीसा और बिहार और झारखंड की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन दक्षिण भारत में लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी लू जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं असम, त्रिपुरा, गुजरात, तमिलनाडु और पुदुचेरी में अगले 2 दिन गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। देश के पूर्वी हिस्से की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर भारत, पंजाब, वहीं लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और मौसम की खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां हवा की गति कम और दिशा बदलने से आबो हवा जो है वो खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दरअसल यहां सर्वाधिक इलाकों में जो AQI है वो 200 के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को हवा मध्यम श्रेणी में भी पहुंच सकती है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक मंगलवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेगी। इस दौरान हवा की गति 16 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का भी अनुमान है। बुधवार को भी हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में चल सकती है। हवा की गति 12 से 25 किलोमीटर रहने के आसार है। वहीं गुरुवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी। इस दौरान हवा की गति 20 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है और एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अखबारों की सुर्खियां। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी गविश द्विवेदी का, जो कई सारे अखबारों की सुर्खियां लेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गविश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज जो अखबार आपके सामने हैं जो दिल्ली से प्रकाशित किए गए, उनमें क्या कुछ खास और अहम खबरें हैं? जी सुप्रभात कृतिका और भावना। बात करें अखबारों की सुर्खियों की तो अखबारों में आज की सुर्खियों में सबसे एक जो बड़ी खबर निकल कर आई है वह है गृह मंत्री अमित शाह से संबद्ध उनका एक फेक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। उसी संबंध में दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल इंटेलिजेंस टीम ने तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को अपने सभी गैजेट्स के साथ दिल्ली बुलाया है। बात करें अगली खबर की तो ये खबर है दिल्ली के CM केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल के विषय में हाई कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है और कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य के CM का 24 घंटे उपलब्ध रहना जनता के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्त के बाद जो दिल्ली सरकार है वो एक तरीके से ठप पड़ गई है। बात करें अगली खबर की तो अगली खबर है राजनीतिक गलियारे से, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के इंदौर से प्रत्याशी अक्षय बम जो हैं उन्होंने अपना पर्चा वहां से वापस ले लिया है और पर्चा वापस लेने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ उन्होंने अक्षय बम ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। बात चुनाव से ही जुड़ी हुई है कि दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जो नामांकन है, नामांकन प्रक्रिया वह शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी जो योगेंद्र चंदौलिया दिल्ली से हैं
उनके समेत लगभग 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दायर किया है। और दिल्ली में नामांकन की जो अवधि है, प्रत्याशी 6 मई तक अपने नामांकन दे सकते हैं। 7 मई को जांच होगी और 9 मई तक वे अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसी से आगे चलते हैं और खबर जो है वह शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों को अपडेट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं और सूत्रों के अनुसार अपने नए सत्र से पहले ही यह सभी बदलाव करने के आदेश दिए गए हैं। यह खबर जनसत्ता में प्रकाशित की गई है और इसी में बताया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए बहुत से विषय विद्यार्थियों के लिए इसमें लाए जा सकते हैं। आगे चलें और खबर देखें तो एक खबर हिंदुस्तान में प्रकाशित की गई है। हिंदुस्तान के देश दुनिया पेज पर खबर संबद्ध है मौसम से। किस प्रकार मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं देश के कई भागों में, जहां एक तरफ भारी बारिश हो रही है, हिमपात हो रहा है, वृष्टि हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है और झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। तो भावना और कृतिका, ये थी कुछ विशेष सुर्खियां अखबारों से। आइए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आपके पास। गवीश, धन्यवाद इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं खबरें दुनिया भर से। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो पाकिस्तान के नेता चाहे जितना भारत का विरोध करें, वो जानते हैं कि भारत अब उनसे बहुत आगे निकल चुका है। तरक्की के मामले में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। महत्वपूर्ण यह है कि अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के भीतर भारत की जमकर तारीफ की है। जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान संसद में पाकिस्तान की बर्बादी का हाल बता रहे थे, तभी उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए तारीफों का पुल बांध डाला। उन्होंने कहा कि भारत अब सुपर पावर बन रहा है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। और अब फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास सुर्खियों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने के बाद भारत ने सख्ती दिखाई है। केंद्र ने विदेश मंत्रालय में कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में गहरी आपत्ति जताई गई है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक बार फिर सामने आ गया है कि कनाडा अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह की घटनाओं से कनाडा में अपराध का माहौल बना हुआ है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में मार्शल टास्क फोर्स के 4 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारी हथियार रखने के आरोप में वांछित एक अपराधी के लिए वारंट की तामील कर रहे थे। इजराइल के गजा पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। गजा पट्टी के उत्तर में गजा शहर में इजरायली युद्धक विमानों ने 2 घरों पर हमला किया है। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। हमास में बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों के रिहाई की मांग को लेकर इजराइल के तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों के इजरायली पुलिस के साथ भिड़ंत के बाद 5 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भारत के पास है। खास बात यह कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते यूनिकॉर्न का घर है।
व्हाइट हेवन कोल के स्वामित्व वाली ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में 30% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय कारोबारी समूह JSW ग्रुप और जापान के JFI ने पेशकश की है। पैसेंजर्स अब UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी जनरल ट्रैवल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी कंपनी ओला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस और एजकॉनिक्स की समान हिस्सेदारी 50-50% वाले जॉइंट वेंचर अडानी कॉनिक्स ने 8 ग्लोबल बैंक्स से लगभग 11,520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने बताया है कि उसका नेट मुनाफा 35.5% बढ़कर 2,258 करोड़ रुपए हो गया है। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिला। बैंक के शेयर इंट्राडे ट्रेड के दौरान 1,163.25 के ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गए। भारत सरकार ने 3 रूसी कंपनियों को टैंकरों का समुद्री बीमा करने की मंजूरी दी है। पोत परिवहन महानिदेशालय ने यह जानकारी दी है। और बिजनेस की खबर के बाद में अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की और देखते हैं खेल जगत से तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। IPL में आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस से होगा। 9 मैचों में 5 जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में 5वें और 3 जीत के साथ मुंबई 9वें स्थान पर बनी हुई है। IPL में सोमवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ KKR अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में KKR ने 16 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कोलकाता ने फिल साल्ट ने 68 रन की पारी खेली। उबर कप में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का सामना आज ग्रुप ए में चीन से होगा। भारतीय महिला टीम पहले 2 मैच जीतकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैड्रिड ओपन में दूसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज की जीत का सिलसिला जारी है। अल्कराज ने थियागो सेवोथ को मात दी। मैड्रिड ओपन में जर्मनी के चौथे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शिकस्त दी है। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने सेबेस्टियन बाइज को हराया। अगले दौर में फ्रिट्ज का सामना हुरकाज से होगा। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। एक्टर इमरान खान 9 साल के बाद एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इमरान की इस फिल्म को उनके मामा आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म को वीरदास डायरेक्ट करेंगे। आयुष शर्मा स्टारर फिल्म रुस्लान रिलीज होने के 3 दिनों में 3 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई है। फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज हुई थी। फिल्म में अभी तक कुल 1.57 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। सामंथा की आगामी फिल्म का नाम बंगाराम है। सामंथा रुथ प्रभु ने कुछ ही घंटों पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी नई फिल्म की घोषणा की है। पोस्टर में सामंथा खूंखार अवतार में नजर आ रही हैं। फिल्म बंगाराम के अलावा सामंथा सिटाडेल हनी बनी सीरीज में भी नजर आएंगी। सुपरस्टार चिरंजीवी अपने आने वाली फिल्म विश्वंभरा को लेकर काफी चर्चा में है। फिल्म के लिए 17 अलग अलग तरह के सेट बनाए गए हैं। अभी तक 9 सेट पर फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में उनके अलावा त्रिशा कृष्णन भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान जल्द सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रहे हैं। इब्राहिम काजोल और साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फिल्म में स्क्रीन साझा करते हुए नजर आएंगे। प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म राक्षस में अब रणवीर सिंह
की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्द रणवीर इस फिल्म की तैयारी में जुट जाएंगे। माइथोलॉजी थ्रिलर होगी ये फिल्म राक्षस। फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल 2023 की अवैध स्ट्रीमिंग मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने तमन्ना भाटिया को समन जारी किया है। तमन्ना पर इस ऐप का प्रचार और समर्थन करने का आरोप है। फिलहाल तमन्ना मुंबई में नहीं है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिशन गगनयान की। भारत इस समय मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान को लेकर कैसी है इसरो की तैयारी, इस पर हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें लगातार हम इससे जुड़े तमाम पक्षों पर विस्तार से बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं मिशन गगनयान। तो गगनयान सीरीज के आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि आखिर अंतरिक्ष यात्रा का इंसान के शरीर पर क्या असर होता है। अंतरिक्ष यात्राएं करना आखिर क्यों एक बड़ी चुनौती माना जाता है, और इन तमाम सवालों के जवाब आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री धरती पर आने के बाद खुद के पैरों से क्यों नहीं चलते हैं? इसकी असली वजह वैज्ञानिकों ने बता दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहता है तब वहां लगभग 90% कम गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन जब वो धरती पर लौटता है तब उसे अचानक से गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है। अंतरिक्ष में रहते हुए वैज्ञानिकों को अपने भार का भी अनुभव नहीं होता, लेकिन जब धरती पर लौटते हैं तब उन्हें अपने शरीर का भार अनुभव होता है और वो अपने मसल्स को अच्छे से गति नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में कई दिन बिताने पर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पांव और रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। धरती पर लौटने के बाद ऐसे स्पेस ट्रैवलर चलने, बैलेंस बनाने में मुश्किल झेलते हैं। मोटर के साथ साथ उनकी कॉग्निटिव स्किल पर भी असर पड़ता है। स्पेस में आप वेटलेसनेस फील किया ना, ये चीज़ आप भी देख सकता है। सपोज आप एक स्विमिंग पूल में आधा घंटा स्विम कर दिया, स्विमिंग खत्म करके आप ऊपर आने के समय आपका पैर नहीं चलता है ना कुछ टाइम के लिए, ना 1-2 मिनट लगता है ना आपको सीधा खड़ा होने के लिए। उसी तरह आप उधर वेटलेस में था, तो धरती में आने के समय कुछ टाइम आपको लगेगा आप वापस ये आने के लिए। इसलिए एक्चुअली वो एस्ट्रोनॉट को बोल सकता है दैट वापस बाहर नहीं आ जाओ, अंदर ही बैठो। सो ये पैडल बोट में जाएगा ना, वो पैडल बोट में जाने का आदमी हम बच्चों को उठाता है ना, उसी तरह वो एस्ट्रोनॉट को उठ के पैडल बोट में रख आएगा, देन शिप में ट्रांसफर करेगा। पाया गया है कि ज्यादातर यात्री लंबे समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत झेलते रहे हैं, लेकिन स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। इसे समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स 500 नाम से एक साइको सोशल एक्सपेरिमेंट किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटने के बाद मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को मजबूत महसूस कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपकी हमारी सेहत की। सेहत की बात करें, शक संदेह की स्थिति हो या हाथ धोने के बाद भी फिर से बार बार हाथ धोना, दरवाजे में ताला लगाकर बार बार जाकर ताले को चेक करना, ऐसी स्थिति कहीं किसी मनोविकार का लक्षण तो नहीं जिसे मनोचिकित्सक के पास जाकर दिखाने की जरूरत हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD, ये ऐसा ही एक मनोविकार है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या है OCD और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD एक मनोरोग या मानसिक विकार है जो बच्चों, किशोरों या वयस्कों किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर इसकी शुरुआत कम उम्र से ही हो जाती है। OCD आनुवंशिक और वंशानुगत कारकों के वजह से होता है। मस्तिष्क में रासायनिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने पर व्यक्ति को शक या संदेह की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हाथ धोने के बाद फिर से हाथ बार बार धोना, दरवाजे में ताला लगाकर बार बार जाके उसे चेक करना, ऐसी क्रियाएं करता है।
ऑब्सेशन का मतलब ये है कि कोई भी थॉट या आइडिया या इमेज जो उसके मन में बार बार आता है, उसके ना चाहते हुए भी वो बार बार आ रहा है और उसको चाह कर भी उसको हटा नहीं पा रहा है। और जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये गंदगी को लेकर, या मेरा हाथ गंदा है, तो इस तरह के थॉट्स आते हैं, या बार बार किसी प्रकार का डाउट आता है, तो उसके संदर्भ में वो उसका कंपल्शन होता है। कंपल्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़ को कोई एक्ट करना, जैसे अगर उसकी गंदगी है हाथ में तो वो बार बार हाथ धोएगा, या वक्त से उससे लिमिट से ज़्यादा जैसे नहाने में टाइम लगाएगा, या बार बार हाथ धोना, या बार बार दरवाजे को चेक करना, तो ये सिम्टम। और अगर वो नहीं करता तो उसको बहुत एंजाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उसे करना पड़ता है। किसी किसी व्यक्ति में तो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम हो सकते हैं, इवन कईयों में डिप्रेशन भी हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक विकार है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ओसीडी से व्यक्ति की दिनचर्या प्रभावित होती है, व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ओसीडी का इलाज संभव है। ओसीडी का इलाज दवाओं से किया जाता है। साइकोथेरेपी ओसीडी के इलाज में उपयोगी है। यदि इस समस्या का इलाज न करवाया जाए तो व्यक्ति की दिनचर्या और सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगता है। इसके लक्षणों को पहचान कर इलाज करवाना आवश्यक है। दवा से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और दवा के अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसको हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। वह बातचीत के जरिए एक एक्टिविटी दी जाती है, तो उसके जरिए ठीक हो जाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर और भी तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं। सही इलाज करवाया जाए तो इस रोग के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है और जटिलताओं से बचाव हो सकता है। यदि आपके मन में शक की स्थिति इतनी अधिक रहती है कि आप बार बार हाथ धोते हैं, एक बार ताला लगाने के बाद बार बार उसे चेक करते हैं, या सफाई करने के बाद भी बार बार गंदगी को साफ करते रहते हैं, तो ये चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण हो सकता है ओसीडी का। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक के पास जाकर उनसे परामर्श लेना आवश्यक है। ओसीडी की पहचान कर उसका सही इलाज करवाएं, जिससे समस्याओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की, और जानते हैं मौसम का मिजाज। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज से 2 मई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में तूफान, बिजली और तेज हवा के साथ भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। वहीं पूर्वी भारत में 1 मई तक लू की स्थिति भी जारी रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लू की स्थिति जारी रहने की भी संभावना जताई गई है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो भावना, देखिए 1 घंटे का समय कैसे पूरा हो जाता है पता भी नहीं चलता, तमाम खबरों के साथ में। और इसी के साथ फिलहाल अब वक्त हो चुका है आप सभी से इजाजत लेने का। तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, पर जाते जाते आपको छोड़ दिए जाते हैं इटली के ब्रिक्सन में चल रहे एल्पाइन लाइट शो की खूबसूरत झलकों के साथ,
जो कि पिघलते ग्लेशियर को बचाने का संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, और आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और साथ ही सुबह की चाय लीजिए, नाश्ता लीजिए। मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।